कुछ बेनिफिट्स हैं, इसके अलावा भी ज़ाहिर है और भी हैं। और जो मेन है वो ये है। तो रीयूजेबिलिटी का मतलब आप लोग बता रहे हैं कि उसको बार-बार यूज़ कर सकते हैं। बार-बार यूज़ करने से क्या मुराद है भाई? या अगर सेम ऑपरेशन कॉल करते हैं वो दोबारा अगर हमने करवाना हो तो हम दोबारा वही फंक्शन यूज कर लेंगे। और हमारे पास अब एक एक्सपीरियंस भी है कि हमने जो एक ही फाइल पे डिफरेंट फाइल पे सेम ऑपरेशंस परफॉर्म करने थे हमने बार-बार। तो उससे हुआ ये कि एक ही कोड बार-बार रिपीट हो रहा था। तो सारा का सारा कोड सेम रहता था, सिर्फ फाइल नेम चेंज हो जाता था और यही कोड 100 लाइनों का, 150, 200 लाइनों का बार-बार रिपीट हो रहा था। तो ये रेपिटेशन जो है इसी से होता ही है कि कोड की रीडेबिलिटी भी कम हो जाती है। कोड को मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाता है उसे समझना, ठीक है ना? क्योंकि ये देखना कि कहाँ ये एंड हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है। और कोड का ज़ाहिर है जब लेंथ बढ़ती है तो कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाती है उसकी, ठीक है? तो ज़ाहिर है जब मैं रीयूज़ करूँगा कोड मेरा शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है ना? मेन मेरा जो है वो सिर्फ कॉल्स, अगर मैं फंक्शन समझ लिया, मुझे पता है ये फंक्शन क्या करता है, तो कॉल पे मुझे पता लग जाएगा अच्छा ये पैरामीटर्स जा रहे हैं, पैरामीटर सही जा रहे हैं और फंक्शन अपनी वर्किंग ठीक कर रहा है और रिटर्न भी ठीक आ रहा है, तो एक ही कॉल में मुझे समझ आ जाएगी, ठीक है? अब ये फंक्शन 10 दफ़ा कॉल करें, 20 दफ़ा करें, फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शंस कॉल करें, जो मर्ज़ी करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फंक्शन के अंदर कोई और फंक्शन भी कॉल हो सकता है, फंक्शन अपने आप को भी कॉल कर सकता है, सही? तो एक ये दूसरा फ़ायदा ये हो गया। तीसरा ये था कि भाई हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि रीयूज़ ही हो तो तभी यूज़ करें, ठीक है? ये भी हो सकता है कि भैया मेरा एक प्रॉब्लम है, वो ज़रा बड़ी प्रॉब्लम है, उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट जो हैं उसके पार्ट्स हैं, तो एक ही दफ़ा में सारे करना, ठीक है ना? एक ही मेन में ही या एक ही कोड का चंक बना के उसमें ही सब कुछ करने की कोशिश करना, ये ज़रा मुश्किल हो जाता है, ज़ाहिर है सॉल्व करना भी इससे मुश्किल है, इसको कॉम्प्रिहेंड करना भी मुश्किल है, इसको करना भी। बजाय इसके कि मेरे पास क्या हो, मैं पूरे प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करूँ, हर सब प्रॉब्लम को एक फंक्शन बनाऊँ और उसके वो छोटे-छोटे फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करूँ। ठीक हो गया? क्लियर हो गई ना यार ये बात? तो इससे ज़ाहिर है वो जो डिवाइड एंड कॉन्कर वाला था, यस सर। मेरी बड़ा प्रॉब्लम जो है, वो एक वक़्त में मेरे लिए एक छोटा-सा प्रॉब्लम है, पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है। ठीक है? तो अब प्रॉब्लम पढ़ना और ये देखना कि इसमें कितने फंक्शंस बन रहे हैं, कितने इसमें फंक्शन बनाने चाहिए, कितने ज़रूरी फंक्शन बनाने चाहिए, तो ये अब किसका है? ये एक प्रैक्टिस है और दूसरा ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। ठीक हो गया? तो अब फंक्शन में क्या था? फंक्शन की बेसिक चीज़ें थी, एक प्रोटोटाइप है, फंक्शन कॉल है और फंक्शन डेफिनिशन है। प्रोटोटाइप में बेसिकली क्या होता है? हमारे पास उसकी रिटर्न टाइप होती है, हमारे पास फंक्शन का नाम होता है और ये लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है? प्रोटोटाइप में हमें सिर्फ टाइप ही बता दें तो ये काफ़ी है, ज़रूरी नहीं है उन वेरिएबल का नाम बताएँ, बता भी दें तो नो इश्यूज़। फिर ये क्या है? ये वाला नाम, यही नाम आपको फंक्शन हेडिंग में भी यही रखना पड़ेगा, ठीक है? डिफरेंट नाम नहीं कर सकते। दूसरा क्या है? फंक्शन कॉल है। जब फंक्शन कॉल में क्या होता है, कोई रिटर्न टाइप, कोई टाइप नहीं लिखनी पड़ती कि ये इंट रिटर्न करेगा, फलाना करेगा, ना ही नाम, सिर्फ नाम और नेम ऑफ पैरामीटर्स और नेम ऑफ फंक्शन, 2 चीज़ें देनी पड़ती हैं, सही? ना ही नाम के साथ पीछे लिखना पड़ता है, ये जो मैंने फंक्शन प्रोटोटाइप में लिखा हुआ है रिटर्न टाइप, ठीक है? ना ही मुझे अपने लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स की रिटर्न टाइप देनी पड़ती है, सिर्फ नेम लिखना पड़ता है, ठीक है? ये बात हम सबको पता है ना? यस सर। ठीक है? और इसके साथ जो तीसरी चीज़ है हमारी, जो फंक्शन हेडिंग है, इसमें क्या है? लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स के साथ देखें टाइप भी बतानी पड़ेगी और हमें नाम भी बताना पड़ेगा, ताकि जो कॉल करते हुए जो पैरामीटर पास किए जा रहे हैं उनका क्या हो, ताकि कोई मेरे पास इंट तो कुछ होल्ड नहीं कर सकता ना। इंट के आगे वेरिएबल नेम लिखा होगा तो वही कुछ वेरिएबल स्टोर करेगा ना। इंट तो सिर्फ बता रहा है कि ये वेरिएबल इस टाइप का है। तो हमें फंक्शन हेडिंग में नाम भी देना पड़ता है और हमें क्या करना पड़ता है, उसका टाइप भी बतानी पड़ती है और ज़ाहिर है फिर वो फंक्शन की पूरी टाइप होगी। अगर वो रिटर्न कर रहा है तो फिर रिटर्न होगा, फिर ये सब कुछ ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरा पार्ट था कि पैरामीटर पासिंग। 2 तरह से पैरामीटर पास होते हैं, एक बाय कॉपी होता है, एक बाय रेफरेंस या एड्रेस होता है। तो कॉपी पास करने का मतलब ये है कि आप इसे अज़्यूम करें जिस तरह आप क्या कर रहे हैं, आपके पास आपके सर्टिफिकेट्स हैं, आपका आईडी कार्ड है। जब आप किसी को कोई कॉपी देते हैं, तो अगर आप कॉपी में वो बंदा, आपने किसी को कॉपी दी, उसने कॉपी के ऊपर कुछ चेंजेस किए या कॉपी को क्या उसने जो मर्ज़ी किया, क्या जो उसने कॉपी पे किया है, वो ओरिजिनल पे रिफ्लेक्ट होगा? नहीं होगा, ठीक है ना? क्योंकि कॉपी एक अलग सफ़ा है अगर आईडी कार्ड है,
या आपकी कोई रिजल्ट है, तो वो एक कॉपी का एक अलग सफ़ा है, क्योंकि और ओरिजिनल एक अलग सफ़े पे है। तो अगर मैं कॉपी के ऊपर कुछ राइट कर रहा हूँ या उसे चेंज कर रहा हूँ, तो क्या मेरे वो दूसरा जो ओरिजिनल है उस पे हो सकता है? नहीं होगा, अनलेस और अनटिल। ओरिजिनल पे तभी चेंज होगा जब मैं ओरिजिनल दूंगा किसी को। ऐसे ही है ना? ये बात समझ आ रही है? यस सर। सर ओरिजिनल देने के लिए सर हम लोग फिर एड्रेस कॉपी कर देंगे ना सर? सबर। ये तो मैंने आपको बात बताया ना, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये सर्टिफिकेट था, कुछ और था, सही। अब इसको हम प्रोग्रामिंग में क्या क्या करते हैं, पैरामीटर कैसे पास करते हैं? जब नॉर्मल पैरामीटर पास कर रहे होते हैं तो वो होता है कॉपी। हम क्या करते हैं, जो मेरे फंक्शन का पैरामीटर है, जो फंक्शन के अंदर पैरामीटर है, वो और जो मेरा मेन से जो कॉल करते हुए जहां से पैरामीटर पास किया, वो दोनों मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, होता ये है कि यार ये हमारे घर के साथ ना कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है और उन्होंने जो है ना तबाही फेरी हुई है। शोर रात को, कभी दिन को, कभी रात 4 बजे यहाँ पे कोई ट्राला आ रहा होता है, कभी सुबह 4 बजे आ रहा होता है। बहरहाल सर यहाँ पर भी इसी तरह है सर। सर हमें तो उठाता ही आगे सब्जी वाला है। अच्छा चलो यार, ये तो शुक्रगुजार रहना चाहिए तुम्हें उस सब्जी वाले का। सर सुबह 8 बजे सब्जी कौन खरीदता है? मेज़ाने उठा देती है। तो ये हमने बेसिकली ये ऐसे था, फॉर एग्जांपल ये मेरा फंक्शन था, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल पास किया num1 और यहाँ पे पास किया num2। तो अब ये जो मेरा फंक्शन था, ये तो मैंने पास कर दिया ना इधर। अब ये जो मेरा फंक्शन बना हुआ है, कोई भी है, फॉर एग्जांपल void इसकी रिटर्न टाइप है, ये फंक है, और यहाँ पे पास हो रहा है, ये आ रहा है, ये इंट ए में आ रहा है और ये इंट बी में आ रहा है। ठीक है, अब पहले तो ये है कि ये जो कॉल में पहला पैरामीटर है वो पहले भी पास होगा, ये भी हमें पता है। दूसरा जो है दूसरे में पास होगा, और ये हमें पता है हम एड्रेस नहीं पास कर रहे, ये बाय रेफरेंस पास नहीं हो रहा। इट मींस ज़ाहिर है ये जो फंक्शन मैंने इधर मेन में पास किया हुआ है, तो जाहिर है ये मेन में कहीं मैंने इसे डिक्लेयर भी किया होगा। ऐसे ये देखो, इंट num1 और num2 बना भी होगा, जाहिर है। ठीक है, अब ये जो num1 और num2 बना है, जाहिर है num1 की एक स्पेस है मेमोरी में और num2 की एक स्पेस है। जाहिर है इंटीजर टाइप है तो ये 4-4 बाइट का होगा, num1 होगा, ये num2 होगा, और इनका जाहिर है क्या होगा, एक वैल्यू होगी और एक क्या होगा इनका, एक इसका एड्रेस होगा। ठीक है ना, ऐसे ही है ना, ये बात सबको पता है ना? यस सर। यस सर। ये num2। अब जब मैं कॉपी पास करता हूं तो होता ये है कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू पास हो जाती है ए को। अब ए क्या है, ए एक अलग वेरिएबल है, नाम भी अलग है और ये एड्रेस भी अलग है। तो ये num1 की फॉर एग्जांपल वैल्यू थी 90, ये पास हो जाएगी किसे, ए को। इसी तरह ये बी है, ये एक अलग स्पेस है, एक अलग एड्रेस है, एक अलग वेरिएबल है, इसका अलग स्कोप है। और num2 के अंदर फॉर एग्जांपल पड़ा हुआ था 70, तो यहाँ 70 पास हो जाएगा। अब अगर मैं फंक्शन में जाके a को चेंज करता हूँ तो इससे num1 चेंज नहीं होगा, हमें पता है। मैं b को कुछ और राइट करता हूँ, मतलब b यहाँ पे आया और फंक्शन में जाके b को मैंने कर दिया 100 कर दिया, तो अब ये जो 100 है, ये 100 जो है, जाहिर है ये num2 में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ऐसे ही है ना यार, मेरे पास 2 ग्लास हैं, एक में पानी डाल रहा हूँ और एक में मैं शरबत डाल रहा हूँ, तो जाहिर है वो जो शरबत है वो उस ग्लास में थोड़ी है जिसमें पानी है। ऐसे ही है ना, एक 2 कंटेनर्स अलग हैं तो उनके अंदर पड़ी हुई वैल्यूज अलग हो सकती हैं। ये बात समझ आती है ना, अलग हो सकती हैं। 2 ग्लास है, एक में कुछ और डालू, एक में कुछ और डालू, लेकिन अगर मेरे पास एक ग्लास है तो इसमें या तो पानी आएगा या तो शरबत आएगी, एक ही चीज आएगी। अगर पानी है तो पानी होगा, अगर शरबत डालना है तो जाहिर है पानी निकलेगा और शरबत
इसमें आएगा। ये बात क्लियर है ना? ये यस सर। तो कॉपी में मेरे पास असल में Yes, दो sir. अलग, कॉपी में मेरे पास सर, दो एक अलग सवाल है, कंटेनर्स हैं, दो अलग जगह हैं, ठीक है? दो अलग जगह होने की वजह से वो दोनों वैल्यूज क्या हैं, एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर सकते। ये तो कॉपी है, ये तो सादा सी चीज है, ये हमें समझ आती है, ठीक है? अब क्या है, अब प्रॉब्लम ये है कि जब मैं करता ये हूं कि जब मैं बाय रेफरेंस करता हूं, ठीक हो गया? अब बाय रेफरेंस में क्या है? बाय रेफरेंस में ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने जाहिर है रेफरेंस करते हुए तो मतलब ये है कि जाहिर है अब ये जो है ये मुझे क्या हो रहा है, ये एड्रेस रिसीव हो रहा है एंड एड्रेस ये ए में आ रहा है। सर ये फंक्शन है सर हमारा सर। फंक्शन की डेफिनेशन लिख रहा हूँ बेटा, बी, ठीक हो गया? ये मेरा फंक्शन है, ठीक हो गया? और यहाँ पे क्या है, ये मेरा यहाँ पे कहीं पे इसी तरह मैंने क्या डिक्लेयर किया हुआ है, एक num1 डिक्लेयर किया हुआ है और एक num2 डिक्लेयर किया हुआ है। num1 को मैंने असाइन किया हुआ है 50, इसे असाइन किया हुआ है मैंने 60, ठीक है? 60 असाइन किया हुआ है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, जाहिर है ये कॉल किया है तो जाहिर है उस फंक्शन का नाम लिखा और उसे क्या भेज दिया, num1 और num2। अब ये मेरी हेडिंग, जाहिर है ये अगर मेरी डेफिनेशन है, फंक्शन डेफिनेशन है और जाहिर है इसकी प्रोटोटाइप भी यही होगी। तो अब ये फंक्शन हेडिंग बता रही है कि भाई ये क्या पास हो रहा है, ये एड्रेस के तौर पे पास हो रहा है। अब एड्रेस के तौर पे पास होने का मतलब ये है कि ये जो मेरा num1 था जिसका बेसिकली एक नाम था और इसके अंदर पड़ी हुई एक वैल्यू है जो कि बेसिकली क्या है, 50 है और ये इसका एड्रेस है। अब मैंने ये वैल्यू 50 को पास नहीं किया, मैंने ये एड्रेस पास किया है किसे, ए को, ठीक है? ठीक है, जी सर। इट मींस कि जो num1 का एड्रेस है वो इक्वल है ए के, ठीक है? दोनों के एड्रेसेस क्या हैं, सेम है। पहले क्या था, पहले ये था कि num1 एक अलग जब स्पेस थी, अलग कंटेनर था, ए एक अलग कंटेनर था कॉपी के केस में, ऐसे ही है ना? num1 एक अलग सफा था और ए जो है वो एक अलग सफा था। num1 एक अलग ग्लास था, ए जो था वो एक अलग ग्लास था। num1 एक अलग नंबर था, अलग वेरिएबल था इंटीजर टाइप का, उसकी स्पेस अलग थी। ए का अलग वेरिएबल था, अलग एड्रेस था, अलग स्पेस थी। दोनों कोई ना कोई वैल्यू स्टोर कर सकते थे इंडिपेंडेंट। इस केस में एड्रेस एक होने की वजह से हुआ ये कि अब num1 भी किधर पॉइंट कर रहा है, इसको, और ए भी किधर पॉइंट कर रहा है, इसी एड्रेस पे। समझ आ रही है? और अगर मैं इस फंक्शन में आके ए को कर देता हूं 99, तो आप मुझे बताएं कि ये 99 किस एड्रेस पे स्टोर होगा? सर ये num1 पे सर। num1 पे स्टोर होगा और इसका num1 पे सर। नंबर 1 पे 50 या 99, 50 पहले पड़ा हुआ था, जब मैं 99 करूंगा तो ये क्या करेगा, ये 50, जाहिर है ऑब्वियसली ये एक ही कंटेनर है ना, तो इसमें एक ही चीज पड़ी हो सकती है, दो चीजें तो नहीं पड़ी हो सकती ना। बिल्कुल सर। और कौन सी चीज पड़ी होगी, जाहिर है जो बाद में रखवाई गई है वो पिछले को ओवरराइड कर देगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 99। अब अगर मैं इस इधर जाके अपने फंक्शन में जाके यहाँ पे ये लिखता हूँ सी आउट, यहाँ पे करता हूँ num1 करता हूँ, तो क्या प्रिंट होगा सर 99 99 सर। समझ आ रही है? 99 सर। 99 प्रिंट होगा, बेहतरीन, ये 99 प्रिंट हुआ। अब मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने दोबारा फंक्शन कॉल किया, एक क्या भेजा, num1 भेजा और num2 दोबारा भेजा, और मैंने अपने फंक्शन में क्या किया, दोबारा सी आउट किया ए को। ये ए क्या प्रिंट करेगा सर 99। सर 99 ये 90,
बात क्लियर है ना? यस सही है ना? अगर मैं सर मेरे पास num1 में क्या पड़ा हुआ था 45, तो अगर मैं num1 में 45 किया है और अगर मैं बाद में a को प्रिंट करवाता हूं तो a में क्या पड़ा होगा 45 ही पड़ा होगा। और अगर मैं अपने कोड में जाता हूं और मैं यहाँ पे a को बाद में, देखो ये इसको सीक्वेंस जरा याद रखना, बाद में मैं इसे कर देता हूँ 85 और मैं num1 को प्रिंट करवाता हूं, ये 85 किया एक और मैंने num1 प्रिंट किया बाद में, तो क्या पड़ा होगा उसमें 80। 85 सही है ना यार? ये कोई इसमें कोई मुश्किल चीज तो नहीं है ना? सर। नो सर। वैल्यू वो क्वेश्चन है कि अगर मैं वॉइड के ऑपरेशन फंक्शन में मैं कोई ऑपरेशन करना चाहूँ तो वो ऑपरेशन तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास तो एड्रेस होता है। क्या नहीं क्या करना चाहूँ? कोई भी ऑपरेशन करना चाहिए, यानी फॉर एग्जांपल num1 प्लस num2 करना चाहूँ मैं यहाँ पे, a प्लस b करना चाहूँ मैं यहाँ पे, अगर वो तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? ये देखें एंड, ये सम मैंने डिक्लेयर करवाया, यहाँ पे क्या किया, सम इक्वल्स टू a प्लस b। भाई ये मैं ये साइन थोड़ी यूज कर रहा हूँ, यहाँ यूज करूंगा तो एड्रेस होगा ना, ये हटा दूं। सर इसको तो हुआ पास, तो एड्रेस ही हुआ है। हाँ एड्रेस हुआ होगा ना। तो देखो हमारा जो वेरिएबल था, हमने कहा था हमारे वेरिएबल की दो चीजें होती हैं, मैंने आपको करके दिखाया हुआ ना। अगर मैं एम्परसेंट num1 प्रिंट करता हूं तो वो क्या शो करता है, वो एड्रेस शो करता है। और अगर मैं num खाली लिखता हूं तो वो क्या शो करता है, वो वैल्यू शो करता है। बात समझ आ रही है? अगर मैं एम्परसेंट का साइन अपने वेरिएबल के साथ नहीं लगाता तो वो उसकी वैल्यू स्टोर करेगा, इससे एड्रेस प्रिंट होगा। और इससे क्या प्रिंट होगा, ये बेसिकली क्या है, ये वैल्यू है उस एड्रेस पे पड़ी है। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू यूज की है, ये देखें रिसीव हो रहा है मुझे, ये एड्रेस रिसीव हो रहा है, लेकिन मैं तो वैल्यू यूज कर रहा हूँ, मैं एम्परसेंट ये थोड़ी यूज कर रहा हूँ। सर आवाज आपकी लैग हो रही है सर। बात समझ आ रही है यार? यस सर। यस सर। यार ये कौन है, मुजम्मिल हमने इसे कहा है कि देखो हम ये थोड़ी यूज कर रहे हैं, हमने तो ये यूज किया है, तो वैल्यू तो मैं यूज कर सकता हूँ। ऑल्दो कि मुझे एड्रेस रिसीव हुआ है, तो जाहिर है एड्रेस रिसीव होने का ये मतलब थोड़ी है कि मैं उस एड्रेस पे पड़ी वैल्यू को डी रेफरेंस नहीं कर सकता। यार ये तुम्हारे इंटरनेट का मसला बेटा। सर मुजम्मिल के इंटरनेट खराब है। हाँ तो जाहिर है उस एड्रेस को डी रेफरेंस किया जा सकता है, उस एड्रेस पे पड़ी वैल्यू को डी रेफरेंस किया जा सकता है। सर मेरा क्वेश्चन है, हाँ सर ये जो आपने दो तरीके बताए हैं, बाय रेफरेंस और बाय, सर ये जो करते हैं एक कॉपी मेथड होता है और एक रेफरेंस, तो सर इन दोनों का सर तो ये यूज कहाँ हम करेंगे, यानी यार लास्ट क्लास में मैंने आपको वो इनपुट का एक फंक्शन लिखवाया था ना। यस सर। तो उसमें वो यूज नहीं था एक? यस सर था। हाँ ना, कि फॉर एग्जांपल मल्टीपल चीजें रिटर्न करवानी है, या कोई इस तरह की सिचुएशन आ गई है जिसमें मुझे रिटर्न की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने इनपुट करवाना है, क्या रिटर्न करना है, बाय रेफरेंस भेजता हूँ, वो जहाँ वो जो वो इनपुट होगा वही इनपुट मेरे रिफ्लेक्ट हो जाएगा मेरे मेन में। ऐसे क्या ना यार? जी जी ठीक है। फिर इसी तरह सर अगर सर जी बेटा, सर अगर हम लोगों ने सर किसी भी सर कोड में सर हम लोगों ने इनपुट लेना है सर, तो हम लोग कोड में लेंगे इनपुट या सर फंक्शन में लेंगे सर? ये कोई इस तरह की बात नहीं। हाँ आप यार ये तो आप पे डिपेंड करता है ना, आप अपने कोड को किस तरह स्ट्रक्चर कर रहे हो। आप ये चाहते हो कि यार मैं इनपुट जो है फॉर एग्जांपल मैंने 10 चीजें इनपुट लेनी है, तो मैं अपने मेन में लिखता हूँ 10 चीजें, तो ये तो वैसी मेरा कोड का फ्लो समझ आना बंद हो जाता है। मैं एक इनपुट का फंक्शन बनाता हूँ, ये 10 इनपुट जो है ना मैं उधर लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे कोड में बार बार अरे जो है वो इनपुट होनी है, बहुत सारे 3-4 अरेज इनपुट होनी है, तो क्यों ना मैं भाई उस अरे का एक फंक्शन बनाऊं जिसमें अरे और अरे का साइज हो, जो भी उस अरे को पास किया जाएगा, जो भी अरे पास की जाएगी उसका साइज पास किया जाएगा, वो उतनी अरे उस अरे में उतने साइज में जो भी इनपुट लेनी है वो ले लेगा। ठीक है ना? ये बात इस बात में कोई मसला तो नहीं है ना? तो ये आप पे होता है आप क्या करते हो, किस तरह करते हो। ठीक है ना? अब सर एक क्वेश्चन है। जी जी सर अब एक हमारे पास है डाटा टाइप के, एक हमने इंटीजर लेना है, एक करैक्टर आ रहा है और एक फ्लोटिंग पॉइंट या डबल आ रहा है,
हम उस तीनों को एक अरे में कैसे एक ही फंक्शन में कैसे पास करेंगे? तीनों की डाटा टाइप चेंज है। तो तीनों को अलग अलग पास कर दें? नहीं, हाँ ये नहीं हो सकता कि फॉर एग्जांपल इंटीजर अरे है तो आप उसी फंक्शन के ऊपर ये कर देंगे, दूसरी अरे पास कर दें। ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज होती है जिसे कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, वो की जा सकती है। वो एक एडवांस कॉन्सेप्ट है, वो किया जा सकता है। फंक्शन ओवरलोडिंग की जा सकती है। उसमें ये किया जा सकता है कि डिफरेंट टाइप्स एक ही फंक्शन के नेम पर डिफरेंट टाइप पास की जा सकती हैं, सही। लेकिन जाहिर है उनकी डेफिनेशन अलग होगी। 12 एक चीज होती है फंक्शन ओवरलोडिंग, उस तरह ये किया जा सकता है कि एक ही फंक्शन पर डिफरेंट टाइप पास की जा सके। सर क्योंकि देखें ना, हम तो एक ही देते हैं डाटा टाइप तो फंक्शन को, या तो इंटीजर देते हैं, वॉइड देते हैं, डबल कैरेक्टर कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि जो हमने रिटर्न कराना होता है तुम्हें मेरा उसके मुताबिक जवाब जवाब सुना है सर? बिल्कुल सुना आपका जवाब मेरा समझ आ गया ना? यस सर। ठीक हो गया ना? तो वो तुम कभी अभी क्लास के बाद देखना जरा फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है, सही। ओके सर। ठीक हो गया ना? अच्छा, वो एक ही नाम के फंक्शन होते हैं, बस उनकी टाइप मुख्तलिफ हो सकती है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो आप जो पैरामीटर जो नाम देंगे वो उस हिसाब से क्या करेगा, उस स्पेसिफिक फंक्शन को कॉल कर लेगा। ठीक है, ठीक हो गया ना? मेरे यस पास सर। 4 फंक्शन है, Yes, उनकी sir. टाइप्स मुख्तलिफ है और पैरामीटर, लिस्ट ऑफ पैरामीटर मुख्तलिफ हो सकती है। नाम एक ही रख सकते हैं हम फंक्शन का, सही है। Yes, sir. ओके सर। तो ये है हमारे पास बेसिकली अरे, ये भी हमने देख लिया। अब एड्रेस पास होती है। आज हमने देखना था कि फाइलिंग कैसे की जाएगी, सही है ना? तो उसका छोटा सा देख लेते हैं हम। क्या हो गया भाई? हम्म तो अब हमने देखना है बेसिकली यूजर डिफाइंड फंक्शन फाइलिंग, फाइलिंग ठीक हो गया। तो अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमने को फाइल रीड करनी है, सही है। तो दो तरीके। एक तरीका ये है कि आप करेंगे, ये अपना मेल लिखें, ठीक है। यहाँ पे क्या करें, डिफाइन करवाएं एक, यहाँ पे एक फाइल नेम डिक्लेयर करवाएं, ठीक है। ठीक है, सी आउट करें, एंटर द फाइल नेम, ठीक हो गया। फाइल नेम एंटर करवाएं और यहाँ से यूजर से ले लें फाइल नेम, ठीक है। ये फाइल नेम फंक्शन है सर, ये आप कोड लिख रहे हैं सर अभी? जी बेटा, तो ये आप फंक्शन लिख रहे हैं या कोड लिख रहे हैं सर? तुम्हें ये वो नहीं हो रहा, शो नहीं हो रहा? सर लैग हो रहा है सर, आप एक चीज लिख रहे हो, वो सर हो एक रहा था शो, अब बता बात करके फिर एक दोबारा चीज शो रहा है सर, वो लिख एक चीज रहा है सर। वो लैग हो रहा है भाई, ये मुजम्मिल का लैग। सर ये आपका सर मैं डिफरेंट एक बारी सर डिस्कनेक्ट करके वापस आता हूँ सर, शायद मेरा नेट का कोई इशू है सर। ओके ओके ओके, जी सर। ठीक है। तो यार ये मैंने अच्छा आने दो यार इसे वापस। बहरहाल ये बेसिकली मैंने फाइल का नेम लिया। अब ये फाइल नेम मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ जिसका नाम रख देता हूँ कि रीड है। इसमें मैं पास कर देता हूँ ये फाइल नेम। फॉर एग्जांपल ये कोई फाइल पड़ी हुई थी, इस फाइल में कुछ नंबर्स पड़े हुए थे, वो नंबर इस अरे में आ जाएंगे और ये मैंने साइज पास कर दिया, ठीक है। ये फाइल नेम बना लिया मैंने, और यहाँ पे मैंने क्या किया, एंड करना क्या है, मैंने एक नंबर की एरे बनाई है,
फाइल में नंबर्स पड़े हुए हैं, उस फाइल से मैंने फॉर एग्जांपल ये फाइल है मेरे पास, बना लेते हैं यहाँ पे ताकि आप लोगों को मसला ना हो। ये फाइल है, इसमें नंबर पड़े हुए हैं 10 20 30 40 और काफी सारे, ठीक है। इसका नाम है, तो मर्जी नाम रख लें, मैंने इसका नाम इनपुट डॉट txt रख लिया, ठीक है। ये फाइल पड़ी है, मैंने इसमें से रीड करने हैं, मैंने एक ऐसा फंक्शन लिखना है जो क्या करे, फाइल में से नंबर को रीड करके इस अरे में स्टोर करवा दे मुझे, सही है। फाइल में से नंबर रीड करने हैं मैंने, सही है। सर इस वक्त ये सही तो नहीं चलेगा ना, ये तो खाली फाइल का मैं फर्स्ट नेम लेगा, फॉर एग्जांपल इनपुट का खाली आई लेगा, या मैं स्ट्रीम डॉट गेटलाइन से नहीं करना पड़ेगा। सबर कर अभी भाई सिर्फ नंबर पड़ा हुआ और कुछ नहीं पड़ा हुआ, 10 20 ये पड़ा हुआ है। अगर तुम्हें मैं फाइल दिखाऊं तो फाइल में क्या पड़ा हुआ है, फाइल नेम की बात कर रहा हूं मैं सर। फाइल ये पड़ा, नहीं फाइल नेम मैं इनपुट ले सकता हूँ ना, बेसिकली वो कैरेक्टर अरे ही होती है, नल टर्मिनेटेड अरे ही होती है फाइल नेम क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, यूजर से इनपुट ले सकता हूँ मैं। अच्छा, ये मैंने यूजर से इनपुट ले ली, इसको मैंने पास कर दिया, ये नंबर पास कर दे। अब ये फंक्शन है, इस फंक्शन में क्या करना है, इस फंक्शन में फाइल को रीड करना है। तो फंक्शन बेसिकली प्रोटोटाइप क्या होगी, जाहिर है इसने कुछ नहीं रिटर्न करना, ये रीड करेगा। इसको क्या जा रहा है, एक कैरेक्टर अरे जा रही है, एक इंटीजर अरे जा रही है जिसमें नंबर रीड होंगे, और एक कॉन्स्ट इंट साइज जा रहा है, ये 3 चीजें जा रही हैं। ठीक है, ठीक हो गया ना, क्लियर है भाई? यस सर, यस सर, क्लियर है। इसको फंक्शन को देखते हैं कि इस फंक्शन को कैसे, अच्छा कैरेक्टर अरे का यार साइज देना जरूरी नहीं है, कैरेक्टर अरे का साइज देना जरूरी नहीं है, ये आप लोगों को गेस कर सकते हैं क्यों ऐसी बात है? सर क्या चीज सर, एक बार फिर बता दे सर। कैरेक्टर अरे, देखो ये कैरेक्टर अरे लिखी है ना, इसका मैंने साइज नहीं दिया, नल तक चलना होता है, एक्सीलेंट। उसमें वैसे ही डेलीमीटर उसका वैसे ही पड़ा होता है साथ, सही है ना, इसलिए ये इसका साइज देना जरूरी नहीं है। तो अब इसमें होगा क्या, इसमें होगा ये कि जाहिर है फाइल मैंने रीड करनी है, एक मैं इफ स्ट्रीम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, सही है। इसको फाइल को ओपन करता हूँ, जो फाइल नेम आया है, फाइल नेम मेरे पास क्या आया था, ये आया था ओपन, बेशक ठीक हो गया, इसको मैं ओपन करता हूँ और उसके बाद चेक करता हूँ एफ नॉट fn डॉट इज ओपन, ये चेक कर लेता हूँ। अगर ये चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि भाई नॉट ओपन हुई है, तो इसका मतलब ये है कि एरर है, ये एरर है। और अगर ये नॉट ओपन वाला ठीक हो गया है तो इसका मतलब ये है कि हम फाइल को फर्दर ऑपरेशन फाइल पे किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, मैंने फाइल को रीड करना है, सही है। तो रीड करना है, अब 2 तरीके हैं, या तो मैं इसको साइज तक रीड करूं या तो एंड ऑफ फाइल तक। अगर मैं ये अज्यूम करूं कि मेरी अरे का जो साइज है ना वो फाइल की एंट्री से ज्यादा है, ये फिर मुझे अजम्पशन लेनी पड़ेगी। तो मैं इस फाइल को क्या करता हूँ, एंड ऑफ फाइल तक चला लेता हूँ, ठीक है ना, नॉट fn डॉट एंड ऑफ फाइल, ये मैं इसे चला लेता हूँ यहाँ तक, और क्या करता हूँ, इसमें से fn क्या रीड किया यहाँ पे मुझे को बताना पड़ेगा, डायरेक्ट इसी में रीड कर लेता हूँ, ARR आई ऊपर बना लेते हैं हम, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, आई का इक्वल टू 0, और तो ये जो है ये क्या करेगा, ये इस एक एक करके फाइल की जो एलिमेंट्स है वो रीड करता है। ये समझ आ रही है तो आप सबको, ये क्या कर रहा हूँ कोड जो मैं कर रहा हूँ? यस सर। ठीक हो गया ना? यस सर। जी सर। तो नहीं सर मगर एक क्वेश्चन है यहाँ पे, अरे में तो सर सारा एक ही साथ एड्रेस में पड़े होते हैं, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे पास एक डिफरेंट लाइन में पड़े हुए डाटा, एक लाइन 1 में पड़ा है, एक लाइन 2 में पड़ा हुआ है। तो ये क्या करेगा,
पहली लाइन का डाटा पहली अरे में रखवा देगा, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, ये पड़ा हुआ ना फिलहाल मेरे पास। ये देखो फाइल भी तो देख लो मेरी, ये पड़ा हुआ डाटा। तो पहले, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, वो नंबर उठा उठा के रखवाता रहेगा उसमें। क्या इशू है? क्या कह रहा है? इंडेक्स वाइज रखवाई जाएगा उसमें। हाँ वो इसी तरह रखवाई जाएगा। या अगर तुमने ऐसे नहीं रखवाना तो यहाँ पे एक वो बना लो, एक नम बना लो, एक टेम्प वेरिएबल बना लो ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे क्या करो, इसको यहाँ पे टेम्प ऐसे रखवा दो, और उसके बाद ARR I इक्वल्स टू, एक ही बात है इसमें तुम। हाँ भाई समझ आई है? समझ आ रही है यार? यस सर आ गई। सर ये टेम्प वाला सर एक बार फिर बता दे सर। यार वो उसने कहा, वो उसको मसला हो रहा था कि यार वो ARR आपने लिखा है। मैंने कहा यार मैं एक वेरिएबल में पहले टेम्परेरी एक वेरिएबल बना लेता हूँ, उस वेरिएबल में मैं रीड करवाऊंगा, और जो मैंने रीड किया उसको मैं अरे में रखवा दूंगा। दिस इज बेसिकली दीज टू लाइंस को मैंने, ये दो लाइनें थी, इनको मैंने पहले ऐसे लिखा हुआ था, ऐसे ही सही है कि मैंने क्या लिखा हुआ था, FN और ये ARR एक ही बात थी। उसने पहले डायरेक्ट आई में रखवा दिया था, यहाँ पे पहले वो एक वेरिएबल में रखवा था, फिर उस वेरिएबल को अरे में रखवा रहा है। ठीक सही हो है? गया, समझ आ गई जी। ठीक हो गया यार? यस सर। यस सर। अगर हम चला के देखते हैं, ये कोड हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका रीड है ना, ये राइट उठा देते हैं फिलहाल यहाँ से, इसकी कोई जरूरत नहीं है फिलहाल हमें, ठीक है। रीड देखें यहाँ से, इस राइट को भी कमेंट कर देते हैं, ठीक है, यार निकाल ही दें, निकाल देते हैं। हमने क्या किया, हमने एक साइज पहले तो रीड करने के लिए क्या किया, सबसे पहले एक फंक्शन कॉल पैरामीटर बना दी सर। तो पैरामीटर बता दिए, इसको फाइल नेम रिसीव होगा, इसको एक इंटीजर अरे रिसीव होगी, और उसका साइज रिसीव होगा, ठीक है। ये फाइल का नेम इनपुट कर लिया मैंने, फाइल मेरे पास क्या पड़ी हुई है, उस फाइल का नाम है इनपुट, और इसमें ये डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये फाइल का नेम मैंने ले लिया, और फिर मैंने क्या किया, यही फाइल नेम पास कर दिया किधर, अपने फंक्शन में। फंक्शन में क्या है, फंक्शन में फाइल नेम है, वही तीनों पैरामीटर्स हैं। यहाँ मैंने एक इफ स्ट्रिंग का वेरिएबल डिक्लेयर किया, आई डिक्लेयर किया, फाइल को ओपन किया, फाइल को चेक किया, इसमें एरर तो नहीं है, अगर एरर नहीं था तो उसको एंड ऑफ फाइल तक चलाया, और इस नाम में क्या किया, एक एक करके रीड करता गया, और अरे में जो पता है बाय रेफरेंस पास होती है, ये जो अरे में जो जो यहाँ पे एंटर होता जाएगा, जब मैं इस फंक्शन से नेक्स्ट लाइन में जाऊंगा, तो अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊं, ये जो नंबर की अरे है जो मैंने पास की थी, ये जो मैंने पास किया था, नम इसमें पास किया था, तो ये वो प्रिंट कर देगा सारा कुछ जो कि बेसिकली क्या था, फाइल में पड़ा हुआ था। सही है ना यार? यस सर। कोई मुश्किल तो नहीं है? हो सर। बेहतरीन हो गया। तो इसकी आउटपुट दिखाते हैं एक बार वैसे रन करके। आउटपुट भी दिखाया करेंगे। ये ले, इसको हमने रन किया, इस कोड को, फाइल नेम क्या देना है, जाहिर है उस फाइल का नाम क्या है, input.txt, ये फाइल नेम दे दिया, ये वही नाम है ना जिस फाइल है input.txt, सही है ना। ये मैंने इसे एंटर किया, ये देखिए जी, ओहो ये आउटपुट का यार थोड़ा सा इश्यू हो रहा है, ये इसको ऐसे कर देते हैं, सही है। अब दोबारा चलाते हैं। सर इसमें पहले हम लोग फाइल का नेम बता रहे हैं ना सर, कि इस फाइल से हम लोगों ने डाटा लेना है सर। हाँ ये यार, ये जरूरी नहीं है कि मैं इस तरह एंटर करूं, आप डायरेक्ट, वैसे अगर ये ज्यादा बेहतर है कि फाइल का नाम इनपुट कर लें, सही है ना। मैं इनपुट भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे भी रखवा सकता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट नाम भी रखवा सकता हूँ। मैं यहाँ पे फाइल के ओपन करते हुए, वैसे में यार अब थोड़ा सा हम बड़े हो रहे हैं ना, तो इसलिए मैं आपको नया बता रहा हूँ। पहले क्या करते थे, पहले हम फाइल को ओपन करते थे और यहाँ पे फाइल का एक कांस्टेंट नेम दे देते थे ऐसे करके, है ना, ठीक है ना। और यहाँ तो फिर अब वेरिएबल है जिसके अंदर फाइल का नेम होता है, डबल कोट्स लगाते थे और फाइल का नेम देते थे। अब हमने एक नई चीज सीख ली, हमने कहा फाइल का नेम तो इनपुट भी ले सकते हैं यार,
हमने फाइल का एक कैरेक्टर अरे डिक्लेयर कराई, नल टर्मिनेटेड सारे नल रखवा दिए उसमें, जाहिर है जो नाम एंटर करूंगा वो नल टर्मिनेटेड होगा, वही मैंने पास कर दिया, उसने फाइल में रेडी है। देखें ये मैंने इनपुट दिया, आपके सामने है ना, input.txt ये फाइल का नाम मैंने एंटर किया, उसने ये सारा कुछ क्या किया। ओ यार सर तो फाइल के वेरिएबल का नाम क्या कहते हैं, वेरिएबल char ही होना चाहिए ना? हाँ कैरेक्टर नल टर्मिनेटेड सी स्ट्रिंग नल टर्मिनेटेड, ये देखें जनाब, 10 रीड किया, 20 रीड किया, 30 रीड किया। फॉर एग्जांपल अगर मैं फाइल को चेंज कर देता हूँ, डाटा इसकी चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पड़ा होगा 25 पड़ा होगा, 250 पड़ा हुआ है, ओहो 63 पड़ा हुआ, 98 पड़ा हुआ, 53 पड़ा हुआ, 67 पड़ा हुआ, 58 पड़ा हुआ, ठीक है। तो मैं इसे दोबारा चलाता हूँ, वो मेरे से दोबारा मांगेगा, तो मैंने उसे कहा कि भाई मेरे फाइल का नाम यही है, ठीक हो गया, 25566, ठीक हो गया ना यार। यस सर। ये है कि जो फाइल में मैंने रीड करके जिस अरे में स्टोर करवाया हुआ है वो अरे जाहिर है फंक्शन में भेजा हुआ है, नल टर्मिनेटेड थी, क्या कहते हैं बाय रेफरेंस पास होती है, तो जब मैंने उसे प्रिंट करवाया तो वो जो सब रीड किया था वो प्रिंट हो गया। इसका मतलब ये है कि इस अरे में वो डेटा पड़ा होगा जो क्या है फाइल से मैंने रीड किया। अब देखो यार अरे का साइज फॉर एग्जांपल, देखो ये अरे का साइज तो जाहिर है मुझे तो नहीं पता ना फाइल में कितना डाटा है, तो अरे का साइज तो मैं इनफाइनाइट रखवाता हूँ, मतलब बहुत बड़ा रखवाता हूँ। तो अगर मैंने ये देखना है कि भाई फाइल में कितना था, कितनी एंट्रीज पड़ी हुई हैं, तो एक तो तरीका ये है कि मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे या तो मैं इस फंक्शन से रिटर्न ले लूं कि ये फंक्शन क्या रिटर्न करे, कितनी एंट्रीज हैं, या एक और तरीका है वो देख लूं कि फाइल साइज, मैं यहाँ पे क्या करूं, यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल बना लूं जिसका नाम रख दूं फाइल साइज रख दूं, और जाहिर है ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैं अपने फंक्शन में क्या करूं, यहाँ पे एक और इंटीजर टाइप का मैं रेफरेंस बना लूं, क्योंकि अगर मैंने रिटर्न नहीं करवाना तो जाहिर है अब ये फाइल साइज जो है ये अपडेट होगा तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने इसे क्या पास किया, इसे मैंने पास कर दिया फाइल साइज, पास कर दिया मैंने, ये मुझे इससे फाइल साइज मिल जाएगा कितनी फाइल में एंट्रीज थी। तो यहाँ पे एम्परसेंट इसका नाम कर देता हूँ एफ साइज, फाइल साइज रख देता हूँ, इस आई को मैं क्या करता हूँ एफ एस बना देता हूँ, और इस एफ एस को यहाँ पे एफ एस, ठीक हो गया ये एफ एस, और फंक्शन से जब बाहर निकलूंगा तो एक और इंक्रीमेंट कर दूं ताकि ना वो 0 0 है ना, तो ताकि एफ एस जो है ना वो 0 से शुरू हुआ है ना, तो वो एक इंक्रीमेंट कर दिया ताकि एक्चुअल साइज मुझे मिल जाए। बात समझ आ गई क्या किया मैंने, बात समझ आई? सर सी आउट, इसको मैं चलाऊंगा यहाँ पे करता हूँ सी आउट फाइल साइज इज इक्वल टू फाइल साइज, और ये हो गया एंड देन, ठीक हो गया, और इसको मैं चला देता हूँ फाइल साइज का, ठीक हो गया। ये मैंने ये कहा है कि यार देखो मेरे पास जो स्टोरेज है वो तो बहुत बड़ी है ना, ठीक है, अब फाइल में डाटा जो है वो उससे कम ही होना चाहिए, तो अब क्या कितना डाटा फाइल में ये भी अगर मैंने देखना है, क्योंकि देखो अगर ये 100 की अरे है और फाइल में कितनी एंट्रीज पड़ी हुई है, 7 एंट्रीज पड़ी हुई हैं, तो मुझे कैसे पता लगेगा कहाँ तक मेरी जो है ना वो वैल्यू जो है वो एक्चुअल वैल्यू पड़ी हुई है, गार्बेज कहाँ से शुरू हो रहा है, बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, तो मैंने वो एक वेरिएबल बना लिया जिसमें मुझे फाइल साइज भी मिल जाएगा, सही है ना? ये एफएस फाइल साइज है सर। मैंने फाइल साइज रखा है, उसने ये देखो मैंने वॉइड बनाया हुआ ना, तो मैंने ये वेरिएबल पास कर दिया और इस वेरिएबल को मैंने अपडेट किया फंक्शन में,
जब फंक्शन में अपडेट होगा तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि एड्रेस के तौर पे पास किया हुआ था, ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये मेन वाला भी मेन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जब मैं यहाँ पे फाइल साइज को प्रिंट करवाऊंगा तो जाहिर है ये अब ये जो फाइल साइज है ये 0 नहीं होगा, ये यहाँ पे क्या होगा, फाइल का जो एक्चुअल साइज है ये वही होगा। बात समझ आ रही है? सर ये एक बार थोड़ा आसान करके समझा दे सर। अच्छा जी, ठीक हो गया। ये देखें, अच्छा फाइल साइज 8 आ रहा है, ये कितने 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा वो एक दफा वैसे ही वो कर देगा ना, तो ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पोस्ट डिक्रीमेंट हो रहा है ना, तो वो एक वैसे ही अप होगा, इंक्रीमेंट होगा। समझ आ रही है भाई? देखा ये ऐसे ही मैंने बीच में दिया इसको, थोड़ा सा टाइम था तो इसलिए मैंने कहा एक नई चीज डाल देते हैं इसमें कि देखिए, जब ये मेरे पास अरे का साइज है जो कि बेसिकली बहुत बड़ी अरे है, ठीक है ना, जाहिर है ऑब्वियसली, और ये मेरे फाइल का साइज बहुत कम है, इसके अंदर एंट्रीज कम पड़ेंगी। मतलब अगर मैंने फॉर एग्जांपल क्लास के स्टूडेंट की बनानी है तो मुझे पता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है ना 50 से ज़्यादा नहीं होते, तो मैं फॉर एग्जांपल एक 100 की अरे बना लेता हूँ, स्टूडेंट्स के मार्क्स की 100 की अरे बना लेता हूँ, हर एक के अंदर एक स्टूडेंट का मार्क्स पड़ा होगा। तो अब जाहिर है किसी क्लास में 40 बच्चे हैं, किसी में 45 हैं, किसी में 50 हैं, और मैंने अरे क्या बनाई हुई है, मैंने ऑन द सेफ साइड मैंने 70 की बनाई हुई है। ठीक हो गया? तो अब मुझे कैसे पता लगेगा कि इसके अंदर कितनी एंट्रीज वैलिड है? तो मुझे ये देखना पड़ेगा ना कि फाइल को जब मैं एंड ऑफ फाइल तक रीड कर रहा हूँ तो कितनी डेटा मैंने रीड किया है, कितनी एंट्रीज रीड की है। तो इसका काउंट मैंने क्या किया, मैंने जो आई बनाया हुआ था ना इसी को मैंने चेंज कर दिया। मैंने साथ एक क्योंकि वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन नहीं था, एक तो ये तरीका था कि मैं इस इंट को इंटीजर टाइप, इसकी रिटर्न टाइप इंट कर देता और यहाँ से मैं रिसीव कर लेता इसका साइज। ठीक है, दूसरा तरीका ये था कि मैंने इसको एक वेरिएबल पास कर दिया बाय रेफरेंस, और यहाँ पे उस वेरिएबल को मैंने फंक्शन में क्या किया, इंक्रीमेंट करता गया, और जितनी एंट्रीज मैंने रीड की थी एफ उतना इंक्रीमेंट होता गया। और जाहिर है जब ये फंक्शन खत्म होगा और मैं मेन में आऊंगा तो इसमें एफ में क्या पड़ा होगा, जितनी एंट्रीज मैंने रीड की थी एक्चुअली फाइल साइज पड़ा होगा। समझ आ गई बात? यस अगर हमने रिटर्न के साथ करना हो तो? रिटर्न के साथ करना हो तो कुछ भी नहीं, ये यहाँ पे इसको इसकी रिटर्न टाइप क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। यहाँ से इसकी जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है, और फिर इसका मतलब यहाँ पे मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है। ठीक हो गया? सो ये जो सबसे इंट मेन से जो ऊपर वाला इसका होना लाजमी है? क्या होना लाजमी है? जो इंट मेन से ऊपर इंट रीड है वो तो हम नीचे भी ले रहे हैं ना, तो उसको ऊपर प्रोटोटाइप बनाना जरूरी है ना, जाहिर है। ये तो फंक्शन मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ, बाद में भी तो यूज करता हूँ इसे, डिक्लेरेशन तो जरूरी है अच्छा ना। हाँ ठीक है, सही सही समझ गया। यहाँ से भी निकल गया, और ये बेसिकली ओहो ये यहाँ से निकल जाएगा, जाहिर है। अब पास तो नहीं करूँगा मैं, और यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया, और ये फाइल साइज प्रिंट हो गया यहाँ पे, जाहिर है। अब ये मैंने इसकी टाइप चेंज कर दी हुई है, ये एंड हो गया, और यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, फंक्शन के एंड में रिटर्न एफएस कर दिया बस। मतलब अब ये सवाल खैर तो बड़ा फजूल था, लेकिन बहरहाल ये ऐसे हो जाएगा। सही है? ओके थैंक यू। अब ये देख लीजिएगा यार, इसमें कुछ क्या है यार। ओके सर, अब सर ये क्लास ऐसे लीव कर दें, वो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो गई है। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। हाफिज सर। वो सर चले गए। हाफिज। सर मैं आपको प्राइवेट मैसेज कर रहा हूँ सर, वो एक बार देख लीजिए सर। मेरी बेटा अभी क्लास है, तो बाद में देखते हैं उससे। सही है? जी सर, मैं आपके लिए मैसेज ये छोड़ कोड रहा हूँ सर, काइंडली फिर जब सर ये आप कोड प्लीज चैट में सेंड कर दीजिएगा। क्यों? ये ले जनाब, चैट में सेंड कर दिया आपकी, ये ले। चलो इसको देख लेंगे।
ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।